हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। मैं भी यहां पर ठीक हूं। ई क्लासेस बाय मनीष शर्मा, मैं मनीष शंकर तिवारी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नए कंटेंट के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक संगठनों की स्थापना। इसके अंतर्गत हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण क्या क्या थे, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पहले यानी उसके पूर्व कौन कौन से संगठन थे जिनकी स्थापना हो चुकी थी। पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ये तमाम तरह के राजनीतिक संगठन थे जो कांग्रेस की स्थापना के पहले हो चुके थे। हालांकि ये सारे संगठन ये दावा करते थे कि हम राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन चूंकि ये एक सीमित दायरा में काम कर रहे थे, हालांकि इनके मुद्दे जरूर राष्ट्रीय स्तर के थे, लेकिन इनका जो काम था वो एक सीमित दायरे के अंदर था, एक प्रेसिडेंसी क्षेत्र के अंदर का था, और लोग जो है इनके पास छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के संपर्क करने लगे और इनका स्वरूप अखिल भारतीय नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में यह विचार किया जाने लगा कि एक ऐसा संगठन हो जो सारे भारत देश के लिए हो। भारत देश एक नई संकल्पना आ चुकी थी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। 1857 के पहले या 1857 तक कोई मद्रासी था, कोई बंगाली था, कोई बुंदेलखंडी था, कोई बघेलखंडी था, कोई झांसी का था, कोई अवध का था। इस तरह से अलग अलग रियासतों की सियासतें चला करती थीं। लेकिन जब अंग्रेजों ने सारे भारत को प्रशासनिक दृष्टि से एक कर दिया तो ना अवध रह गया, ना झांसी रह गई, ना बिहार रह गया, ना उत्तर प्रदेश रह गया, ना अवध रह गया। सारा का सारा हिंदुस्तान भारत हो गया, इंडिया हो गया। और इसी इंडिया के लिए ऑल इंडियन एसोसिएशन की जरूरत थी। अखिल भारतीय स्तर की एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके, जो अपनी जनता की बात सुन सके। तो इसके लिए हालांकि आपने पिछले वीडियो में देखा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1883 में कोलकाता में एक सम्मेलन बुलाया, 200 लोग भी शामिल हुए उसमें। हालांकि उस समय कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जैसे नंबर 1 अगर मैं बात करूं, इंडियन आर्म्स एक्ट। इसके अंतर्गत भारतीयों को हथियार रखने के लिए जो लाइसेंस दिए जाते थे उन लाइसेंस की फीस बढ़ा दी। दूसरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, मतलब क्षेत्रीय भाषाओं के जो समाचार पत्र थे उनमें यदि कोई भी आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित की जाती है तो ब्रिटिश सरकार बगैर किसी सूचना के उस प्रेस की सारी सामग्री जब्त कर सकती है, उसका लाइसेंस निरस्त कर सकती है। इसने भी भारतीयों में विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी। तीसरी स्थिति बनी एल्बर्ट बिल से। एल्बर्ट बिल को हम गोरा विद्रोह कहते हैं, मतलब गोरे लोगों का विरोध या विद्रोह कहते हैं। जब उन लोगों ने देखा कि भारतीय न्यायाधीश हम यूरोपियों का मुकदमा सुनेंगे तो उन्होंने विरोध किया। तो वहां पर जब भारतीयों ने देखा कि फ्रांसीसी हो या डच हो या पुर्तगाली हो या ब्रिटिश का नागरिक हो, इन सब ने एक साथ होकर विरोध किया कि हम किसी भारतीय न्यायाधीश के सामने पेश नहीं होंगे, तब भारतीयों को लगा कि हम चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, अब हम धर्म में नहीं बटेंगे, हम जातियों में नहीं बटेंगे। अब हम हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान की भलाई के लिए काम करेंगे। बस ये भावना शिक्षित भारतीयों के मन में घर कर गई और वो आगे बढ़ चुके। तो जब ये बात एओ ह्यूम को पता चली कि ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट और एल्बर्ट बिल के बाद में एक बार फिर वही स्थिति बन सकती है जो 1857 की क्रांति में बनी थी, और इस बार स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। तो एओ ह्यूम ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से मुलाकात की, बातचीत की और एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया कि किस तरह से हम भारत के जो शिक्षित लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, या जिनकी समाज में स्थिति अच्छी है, लैंड होल्डर्स हैं, इन सभी लोगों को एक साथ मिलाकर बिठालकर एक अखिल भारतीय स्तर की संस्था तैयार कर दें। तो आज हम इसी विषय पर पढ़ने जा रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, इसके उद्देश्य क्या थे। इसकी स्थापना की 2 थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज पे भी हम बात करेंगे। एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है और एक राष्ट्रवादी थ्योरी है। इन दोनों थ्योरीज का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
कैसे हुई, उसके उद्देश्य क्या थे। भारत में राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक संगठनों की स्थापना, इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम की दृष्टि से आज हमारा विषय है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सन 1870 से सन 1880 के मध्य भारतीय जनता राजनीतिक रूप से जागरूक हो चुकी थी। ये उसके प्रमाण हैं कि 1870 से लेके 1880 के बीच किस तरह से भारतीय जनता जो जागरूक हुई, उसने अलग अलग नामों से राजनीतिक संगठनों की स्थापना कर ली थी। सन 1885 ईस्वी तक एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना का मंच तैयार हो चुका था। मतलब एक मंच हमारा ये रेडी था कि सारे भारत देश के लोग उस मंच पर आकर बैठें और अपनी बातें रखें। हालांकि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये सारे संगठन क्या बोलते थे कि हम राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन होता क्या था कि जैसा कि ये नाम है पूना सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक मतलब सभी लोगों के लिए सभा, लेकिन आगे क्या है, पूना। तो ये पूना अर्थात बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक रह गई सिमट के। इंडियन लीग का भी दायरा सीमित रह गया। मुद्दे हालांकि राष्ट्रीय स्तर के उठाते थे, लेकिन स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ जाया करते थे और राष्ट्रीय मुद्दे उन स्थानीय मुद्दों की पीछे छुप जाया करते थे और ब्रिटिश सरकार भी उनको तवज्जो नहीं दिया करती थी। इसलिए धीरे धीरे करके हम 1885 तक ऐसी पोजीशन में आ गए कि हम एक नेशनल लेवल का अखिल भारतीय स्तर का राजनीतिक मंच तैयार कर सकें। इस अखिल भारतीय संस्था को निश्चित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी A.O. ह्यूम को जाता है। ये आप चित्र में देख रहे हैं, A.O. ह्यूम को कहा जाता है कि ह्यूम एक उदारवादी व्यक्ति थे। ह्यूम एक ऐसे राजनीतिक संगठन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे जो शासक और शासितों के बीच जो खाई है उस खाई को दूर कर सकें, उसे भर सकें। और ह्यूम किसी भी स्थिति में ये नहीं चाहते थे कि 1857 में जिस तरह से शासकों से विद्रोह कर बैठी थी जनता, हिंसा कर बैठी थी, वो स्थिति दोबारा आए। मतलब ह्यूम जनता को हिंसा के मार्ग पर नहीं ले जाना चाहते थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि वैधानिक राजनीति आरंभ हो। तो ह्यूम के प्रयत्नों से एक नई संस्था इंडियन नेशनल यूनियन का जन्म हुआ, गठन हुआ और ये नाम उन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन नाम दिया। ह्यूम ने वायसराय लॉर्ड डफरिन से सहमति प्राप्त करने के पश्चात, ये उस समय लॉर्ड डफरिन जो थे 1900, ये जो उस समय थे लॉर्ड डफरिन वहाँ के वायसराय, मतलब हमारे हिंदुस्तान के वायसराय हुआ करते थे। तो उनसे ये सहमति प्राप्त कर ली कि 25 से 31 दिसंबर 1885 के मध्य पूना में इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक की जानी है। इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगति के लिए कार्य करने वाले सभी लोगों में आपस में परिचय कराना तथा राजनीतिक कार्यक्रम स्थापित करना था। तो कांग्रेस की स्थापना को जो सम्मेलन हुआ था, हालांकि ये पूना में नहीं हुआ, हम आगे बात करेंगे, उसमें कुल 72 लोगों ने भाग लिया। और इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष बने, पहले अध्यक्ष, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। इंडियन नेशनल यूनियन का सम्मेलन पूना में होना था, ये सभी को पता है, परंतु पूना में हैजा फैल जाने के कारण अंतिम क्षणों पर इसे निरस्त करके स्थान परिवर्तित किया गया और मुंबई में उसको शिफ्ट किया गया। अब सम्मेलन कब होना था? 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में होना था। सो हुआ। A.O. ह्यूम के सुझाव पर ये जो इंडियन नेशनल यूनियन, जिसको हम हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय संघ कहते हैं, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और उसको बदलकर इसका नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इस प्रकार जन्म हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इस प्रकार स्थापना हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य क्या थे। भाई, इतिहासकारों के दो मत हैं इसमें। एक मत बोलता है कि A.O. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कहने पर अपनी डफली बजा दी, मतलब लॉर्ड डफरिन जो थे उन्होंने समझाया बुझाया। एक्चुअल में बात ये हुई थी वहाँ पर कि हिंदुस्तान में उस समय विद्रोह की स्थिति बन गई थी। विद्रोह की स्थिति, जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको, कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट,
इंडिया आर्म्स एक्ट में लाइसेंस फीस बढ़ाना और एल्बर्ट बिल के माध्यम से यूरोपियंस का इकट्ठा होना, इन चीजों ने भारतीयों के मन में आक्रोश भर दिया। और ह्यूम को जहां तक जानकारी मिली कि भारत में 1857 की तरह का संग्राम फिर या विद्रोह फिर से हो सकता है, तो डफरिन से मुलाकात की, डफरिन के कान भरे और डफरिन से अनुमति ले ली कि अपन एक सेफ्टी वॉल्व की तरह एक माहौल तैयार कर लेते हैं। तो ह्यूम नहीं चाहते थे कि सरकार के असंतोष से जनता हिंसा का मार्ग अपनाए, दोबारा सरकार के असंतोष से जनता हिंसा का मार्ग अपनाए, क्योंकि जनता बोल रही थी हमारी मांगें पूरी करो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बंद करो, लाइसेंस फीस घटाओ, एल्बर्ट बिल की मांगें पूरी करो, एल्बर्ट बिल के प्रस्ताव लागू करो। लेकिन ये बातें नहीं हो रही थी और डफरिन ये चाहते थे कि ये जो जनता है ये टेबल पर बैठकर शासक के साथ में बातचीत करे, संवैधानिक मार्ग अपनाए। संवैधानिक मार्ग से आशय प्रार्थना पत्रों से था, स्मृति पत्रों से था और प्रतिनिधिमंडल जाकर ब्रिटिश सरकार को प्रभावित करे और अपनी मांगें पूरी करवाए। तो ये एक्चुअल में क्या था कि लोग ये कहते थे कि ए.ओ. ह्यूम ने प्रेशर कुकर की तरह से यूज किया कांग्रेस पार्टी को, वहां पर कांग्रेस की स्थापना को उसने, मतलब जैसे आप लोगों ने प्रेशर कुकर देखा होगा, प्रेशर कुकर में ऊपर सीटी लगी होती है, यदि प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाए, तो वो सीटी जो है ऊपर उठ जाती है और पूरा गैस को, अंदर की गर्मी को बाहर रिलीज कर देती है, पूरी तरह से बाहर निकाल देती है। तो इसी तरह से प्रेशर कुकर की तरह सेफ्टी वॉल्व की तरह ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इस्तेमाल करना चाहते थे कि यदि भारत की जनता जो बहुत ज़्यादा उबाल मारे, उसकी मांगें पूरी ना हो और सरकार के खिलाफ आक्रोश नजर आए, तो उसका गुस्सा जो है, ये जो सीटी या सेफ्टी वॉल्व की तरह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किया है, यहां से लोग प्रतिनिधिमंडल बनकर आए और शासक को बोलें कि हमारी जनता गुस्से में है, मांगे पूरी करो, और हम कुछ मांगे उनकी मान लिया करेंगे और जनता का जो गुस्सा है वो खत्म कर दिया करेंगे। तो ये इतिहासकारों में एक वर्ग का मानना यह है, वो कहलाती सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। दूसरी दृष्टि से अगर हम सोचें तो संपूर्ण भारत में ऐसी स्थिति में कोई भी नहीं था कि विद्रोह या आक्रोश की स्थिति में अंग्रेजों का सामना कर सकें, हथियारों से लड़ सकें। तो कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। क्यों कर लिया? जैसा कि मैंने बताया, वे तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार के साथ खुले संघर्ष की स्थिति में नहीं थे, दो दो हाथ करने की पोजीशन में नहीं थे। वे ब्रिटिश संरक्षण में कांग्रेस की स्थापना के विचार को लाभदायक मानते थे। उन्होंने ए.ओ. ह्यूम ने उनको समझाया, इनकी भी समझ में आया और इनको लगा कि हम ए.ओ. ह्यूम की बात मानकर कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो बना लें। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अखिल भारतीय स्तर पर अपना कोई ऐसा संघ ही नहीं बना पाए, ऐसा कोई संगठन ही नहीं बना पाए हैं कि जिससे हम हमारे पूरे देश की बात सरकार के सामने रख सकें। तो उनको ये लगा कि भले ही अंग्रेज अधिकारी इसमें सहयोग कर रहा हो, भले ही लॉर्ड डफरिन की इसमें सहमति हो, अंग्रेजों की सहमति हो, लेकिन अल्टीमेटली फायदा तो हमारा होगा। और हुआ, चूंकि 15 अगस्त 1947 आया, इसी रास्ते से आया। व्यवहारिकता इसी में थी कि वे अखिल भारतीय स्तर का एक मंच तैयार करने ह्यूम को सहयोग करें, जहां से देश की समस्याओं पर विचार विमर्श हो सके। और हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि ये तत्कालीन परिस्थितियों की डिमांड थी, यह हम राष्ट्रवादियों का विचार था कि ह्यूम जैसे अंग्रेज की सहायता लेकर एक अखिल भारतीय स्तर का मंच बनाए, जहां पर सारे मंच इकट्ठे हो सकें, जहां पे सारे भारतीय इकट्ठे हो सकें और छोटे छोटे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मिलाकर के एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा सके। और अंग्रेजों का अगर इसमें थोड़ी सहमति रहेगी तो बहुत ज़्यादा विरोध की स्थिति नहीं बन पाएगी। अब हम देखते हैं कि पहला अधिवेशन हुआ, पहले अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में कौन कौन से उद्देश्य बताए गए, वो उद्देश्य आप सुन लीजिए। पहला उद्देश्य था साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश के हित के कार्यों में संलग्न ऐसे सभी व्यक्तियों में परस्पर घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना है जो अत्यधिक उत्साही हैं। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत इतने बड़े भारत देश में जितने भी लोग हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको आपस में जोड़ना, उनमें मित्रता संबंध स्थापित करना उनका पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य अपने सभी देश प्रेमियों में जाति, धर्म या प्रांतीयता के पूर्वाग्रहों को खत्म कर सीधे मित्रतापूर्ण व्यक्तिगत संबंध बनाना और व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर
संबंधों को प्रगाढ़ करना, राष्ट्रीय एकता की उन भावनाओं को विकसित और संगठित करना जिनका जन्म लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही इल्बर्ट बिल पेश हुआ था। उस इल्बर्ट बिल में यूरोपियन अपराधियों का मुकदमा भारतीय जज लड़ सकते थे, ये बात सामने आई थी और उन्होंने यूरोपियों ने इसका विरोध कर दिया। तब भारतीयों को लगा कि हम भी अब जाति, धर्म और प्रांतीयता की बात छोड़कर राष्ट्रीयता की बात करें, और कांग्रेस ने अपने पहले अधिवेशन के दूसरे उद्देश्य में यह बात कही। तीसरा उद्देश्य जो लेके आए वो कि तत्कालीन महत्वपूर्ण और ज्वलंत सामाजिक समस्याओं के बारे में शिक्षित वर्ग के परिपक्व व्यक्तियों के साथ पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद और बहुत सावधानी से इनका प्रमाणित लेखा जोखा तैयार कराना। मान लो समाज की कोई समस्याएं हैं तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका समाज में पकड़ है, उनका एक बैठक कराना, उनके साथ मिलना जुलना, विचार विमर्श करना, पूरा चिंतन करना और फिर उसका प्रमाणित दस्तावेज तैयार करना। नंबर 4, जिन दिशाओं में और जिस तारीख से अगले 12 महीनों में देश के राजनीतिज्ञों को लोकहित के लिए कार्य करना चाहिए, उनका निर्धारण करना। अर्थात साल में एक बार संगठन का अधिवेशन आमंत्रित करना और उसमें यह तय करना कि अगले 1 वर्ष में हमको क्या करना है। यह संगठन शीघ्र ही राष्ट्रव्यापी हो गया और भारतीय भावनाओं की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने लगा। इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देख ही लिया कि किस तरह से हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, क्योंकि उनको उस समय ये जरूरत थी अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन स्थापित करने की जो जाति, धर्म, संप्रदाय से उठकर भारत देश की सीमाओं के लिए काम करे, भारत देश के लिए काम करे। उन्होंने इसकी आवश्यकता महसूस की थी। उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि वो लोग 1857 की सशस्त्र क्रांति हारे हुए बैठे थे और ये नहीं चाहते थे कि भारत की जनता अंग्रेजों की यातनाओं को सहे, और इसीलिए उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी का सहयोग लेना मुनासिब समझा कि चलिए हम देखते हैं। एक कहावत भी है, उस पेड़ के कटने का रास्ता ना होता, गर कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता। तो भारतीयों ने उस अंग्रेज अधिकारी का उपयोग उस बैट की तरह किया, उस लकड़ी के दस्ते की तरह किया। किसके खिलाफ? उस साम्राज्यवादी वृक्ष के खिलाफ, जिसे हम ब्रिटिश साम्राज्य कहते थे। तो ये आप लोगों ने समझा। अब बारी है आपको 5 सवाल हल करने की। तो चलिए आप हल करिए, हम चलते हैं अगले वीडियो को तैयार करने के लिए। तब तक आप देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। जय हिंद।